दूसरों के जीवन को दांव पर लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करने का आपका स्वभाव आज भी नहीं गया मामाश्री। किंतु हम ना पांडवों को दांव पर लगाएंगे और ना ही दुर्योधन को। Unique identification number being administered by the UIDI, Unique Identification Number Authority, जिसका UIDAI उसको कहते हैं शॉर्ट में। मित्रों, आपको मालूम है कि देश में एक सिटीजनशिप एक्ट है जिसके अंतर्गत कौन भारत का नागरिक बनेगा, भारत के नागरिक होने की अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसका पूरा प्रावधान है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14A, मेरे स्टेटमेंट में कोटेड है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। ये नेशनल सिटीजनशिप एक्ट 1955। द सेंट्रल गवर्नमेंट may compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him. The central government may maintain a national register of Indian citizens and for that purpose establish a national registration authority. इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलरली पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं कि भारत सरकार देश के सारे सिटीजन्स, नागरिकों का एक रजिस्टर बनाएगी और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए नेशनल सिटीजन्स रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी। आपको मालूम है कि सिटीजनशिप के साथ आपको अधिकार मिलते हैं और आपको दायित्व भी मिलते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज द इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। वोट वही दे सकते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं। आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में और कई बाकी प्रदेशों में बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, कुछ जगह से पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होते, बट टेरर, ट्रबल एंड डिस्टेबलाइजेशन इज फोमेंटेड बाय देम। अब ये जो आधार योजना है, जो नेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें 20 करोड़ उनका टारगेट था, उसको बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाएं जनता के पास सही रूप से पहुंच सकें। यह वेलफेयर की योजना टैक्स पेयर के पैसे से आती है और क्या यह उनको जाना चाहिए जो भारत के नागरिक नहीं है? यह एक सवाल हम उठा रहे हैं। शुड द वेलफेयर मेजर्स go to people who are not citizens of India and are not entitled to stay in India? ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन रहा है, ये भारत के सभी रहने वालों के बारे में हो रहा है, भारत के नागरिकों के बारे में नहीं। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर के बीच में जो ओवरलैपिंग है, इसका कौन जवाब देगा? प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा। आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल खड़े किए हैं, तब मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि देश की जनता को बताएं, क्या जब आधार कार्ड की योजना आई, क्या उन्हीं की सरकार के सभी डिपार्टमेंट इसमें सहमत थे?
क्या कैबिनेट के सभी सदस्य सहमत थे? क्या ये सच नहीं है कि फाइलों पर अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसका विरोध किया था? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है, क्या हिंदुस्तान के सभी राज्य आपकी इस योजना से सहमत थे? क्या हिंदुस्तान के राज्यों ने सवालिया निशान नहीं खड़े किए थे? लेकिन ये अरबों खरबों रुपयों का आपने उड़ा दिया। गरीब के पेट में जाने वाले रुपये आपने लोगों को राजनीतिक रंग दिखाने के लिए पूरे कर दिए और इसलिए देश को आपने जवाब देना चाहिए। करोड़ों की जाली नोट इस देश में घुसेड़ दी गई है और देश को बर्बाद कर दिया गया है। ड्रग्स और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए? क्या मेरे देश के सेना के जवानों को मरने देना चाहिए? क्या कब तक चुप रहेगा देश? 70 साल तक चुप रहे भाइयों, 70 साल चुप तो रहे। और सिर्फ चुप इसलिए रहे, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था, इसलिए नहीं कि उनको बीमारी का मालूम नहीं था, लेकिन उनको देश की चिंता कम थी, कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए कदम उठाने को तैयार नहीं थे। 7 जुलाई 1998 इसी सदन में, और सभापति जी उस समय इस सदन के सदस्य थे, तो 7 जुलाई 1998 को उन्होंने एक सवाल पूछा था एज ए मेंबर, और तब के गृह मंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में, और उस जवाब में उन्होंने कहा था, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स will also be used for issuing passports, driving licenses, ration cards, healthcare, admission in educational institution, employment in public-private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहाँ है। खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है। इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है, उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते भाई। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है, करो विवाद। कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए, बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। बनाना, इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। आधार का एक अलग पर्पज है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाना ही चाहिए। और वो बनाने के पीछे किसी को भला क्यों अन्याय होगा? क्या डर है? जो इस देश के नागरिक है उसको कोई अन्याय नहीं होगा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि इस देश के नागरिक एक भी मुसलमान को अन्याय नहीं होगा। इसका सरकार मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूं, कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट है। कोर्ट में इसको चैलेंज होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। कैसे हो जाएगा? एक प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है और आप इतना बवाल कर रहे हो। और उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या लेन देन? इसका कोई लेन देन। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों ने आज ही प्रेसिडेंट के सामने जाकर यह कहा है कि यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होना चाहिए। क्या ये वापस होगा? जरा भी नहीं होगा, किंचित मात्र संभावना नहीं है। अमित शाह जी, हम मानते हैं
कि ये लाखों करोड़ों लोग जो अपना धर्म बचाने के लिए देश की शरण में आए हैं, नेहरू लियाकत अली पैक्ट के अनुसार इस देश का दायित्व है कि हम इसको करें। और ये नौबती ना डॉक्यूमेंट नहीं, और डॉक्यूमेंट किनके पास नहीं है? जो गरीब तबके से आते हैं, जो महिलाएं, हर जब शादी होता है तो उनका गांव बदलता है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, नाम बदलता है, सब कुछ बदलता है, तो सबसे पहले वो एक्सक्लूड होंगी इन एनआरसी प्रोसेस में। इसके साथ साथ जो बाढ़ में हर साल हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार में बाढ़ में हर साल लोगों का सब कुछ चला जाता है, डॉक्यूमेंट कहाँ से रहेगा? अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे कि पासपोर्ट और आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई आपके पहचान नहीं हो सकता, आपकी नागरिकता। हमारे मुल्क में हमारे रहने की पहचान नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड की कमी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड की कमी नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास बिजली का बिल है, हमारे पास पानी का बिल है। ये सब प्रूफ हमारा कम है। हम हर साल अपने अंगूठों पे काला निशान लगवा कर आते हैं वोट देने का, ये सब कहीं इंक्लूड नहीं होगा। आप आज लोगों को दोबारा से लाइन में लग करके उनको प्रूफ दिखाने के लिए बोलेंगे। किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। विश्वास है कि आपके इस धर्म युद्ध में आप छल का प्रयोग करके अधर्म अवश्य करेंगे। ये धर्म युद्ध ही है मामा श्री। यहाँ बल का प्रयोग भी होगा और छल का भी। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। उसी जगह पहली बार रुके थे कि या बीच में कहीं रुके थे? और बीच में और रुके थे। वहाँ क्या खाना गिना खाया? हाँ, एक रोटी खाए थे और बाकी रोटी रख लिए थे कि खाना मिले या ना मिले, तो बना के रख लिए। इन मजदूरों को औरंगाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर भुसावल जाना था। ये पता चला था कि वहां से गांव जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, लेकिन उनका भोलापन देखिए। इन अनजान बेचारों को बस ये पता था कि लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि लॉकडाउन में मालगाड़ी चल रही है। अगर ये पता होता तो ये रेल की पटरी का बिछौना बनाकर ऐसे हमेशा हमेशा के लिए सोते नहीं। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। खेल में क्या वास्तविक प्रहार और वास्तविक हानि नहीं की जाती मामा श्री? गुरु अपने शिष्य को दंड दे रहे हैं। गुरु ने तो अपने शिष्य को गदा युद्ध सिखाया, किंतु शिष्य ने
द्यूत खेलना ही उचित माना। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। नमस्कार। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गांधीनगर के सांसद श्रीमान अमित शाह जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबने नमस्कार। બધા મજામાં? आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। मैंने यहां दिल्ली से तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तो किया है, लेकिन इनको रूबरू देखने की उत्सुकता मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा। भाइयों और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है। समय आज संसार को झकझोर रहा है। मनुष्य नाम के दाने अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। अधर्म कुछ मनुष्यों को ऊपर उठाएगा और समय पहले उनका भोजन करेगा। धर्म कुछ मनुष्यों का रक्षण करेगा और उनका भोजन बाद में किया जाएगा। काल के मुख में तो एक दिन सबको जाना है, किंतु महत्वपूर्ण ये कब और कैसे। मुझे किसी का मोह नहीं है, केवल धर्म की विजय का विश्वास।